हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बैंकों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने बैंक के बारे में स्टार्ट किया था और बैंक की हिस्ट्री को समझा था कि पहला भारत का जो बैंक था वो कौन सा था और विश्व में जो सबसे पहला बैंक था वो कौन सा था और भारत में किस तरह से बैंकों का डेवलपमेंट हुआ, कैसे बैंकों का मर्जर हुआ और कितने प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, कितने आपके पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में जानने की कोशिश की थी और बड़े अच्छे से हमने जाना भी था। और आज की क्लास हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ बैंक क्या होते हैं, मतलब बैंक कितने प्रकार के होते हैं, उनको हम समझेंगे और उनको पढ़ेंगे। और अगली जो क्लास आएगी उसकी हम आरबीआई को पढ़ेंगे और आरबीआई के बाद में हम नाबार्ड और रीजनल जो बैंक्स होती हैं उनको पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं जो हम आपको अभी बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारी जो क्लासें हैं, जैसे कि हमारी संपूर्ण भारतीय इतिहास की क्लासें यानी कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री, इसकी क्लासें आपकी कंप्लीट हैं। आप चैनल पे जाइएगा, चैनल पे ऑप्शन आपका होता है एक प्लेलिस्ट का, जैसे वीडियोज का होता है, वीडियोज के पास में ही आपका प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है। उस पर आप जाइएगा तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको 71 क्लासों में इतिहास की क्लासें टॉपिक वाइज मिल जाएंगी। उसके बाद मैंने उसकी मैराथन क्लास भी बना दी हैं उन्हीं क्लासों की। तो संपूर्ण प्राचीन इतिहास की एक मैराथन क्लास मैंने बनाई है, उसकी भी एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें आपको संपूर्ण प्राचीन इतिहास और संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास की आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास मैंने कराया है, मैराथन के थ्रू कराया है। उसके बाद 2 मैराथन मैंने और बनाई हैं जो कि मॉडर्न हिस्ट्री पे हैं, आधुनिक इतिहास पे बेस्ड हैं। बहुत गजब मैराथन है, जिसने भी देखी है ना धमाल मचा दिया है उन्होंने, तो बहुत गजब की हैं, इनको ज़रूर देखना जाके। ये 2 क्लासें हैं मैराथन की, हिस्ट्री मैराथन की आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। और संपूर्ण भारतीय इतिहास, ये तो मतलब बहुत ही गजब की क्लास है, इसको तो ज़रूर आप देखना जाके। बहुत गजब क्लास है, बहुत अच्छे वे में मैंने इसमें पढ़ाया है, आप लोग ज़रूर देखिए जाके, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। और इसकी 2 क्लासें हैं, दोनों की दोनों क्लासें आप लोग देखिए, बहुत मस्त क्लासें बनाई हैं। और इनकी मैंने पूरी की पूरी मतलब 24 क्लासों में पूरा आपका इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म कराया है, मात्र 24 क्लासों में। कोई भी नहीं कराता है, मैंने आपको कराया और विद डिटेल के आप पढ़िए जाके, आपको समझ ना आए तो आप कहना आगे मुझसे। फिर मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी मैराथन क्लास बनाई है, इसकी 17-18 क्लास भी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं या फिर इस मैराथन क्लास को देख सकते हैं। 8 घंटे कुछ मिनट की है, आप देख लीजिएगा। अब हम क्या बताते हैं, हमने पॉलिटी की भी बनाई है, इंडियन पॉलिटी की बहुत मस्त क्लासें बनाई हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके आपका क्या बोलता हूँ कैबिनेट मिशन वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हैं। और इसके भी 2 पार्ट मैंने बनाए, 2 पार्ट में मैंने क्या किया है, पूरा पॉलिटी कवर कर दिया है, पूरा आपका एकदम से मैंने, आप किसी भी एग्जाम में इसको पढ़ के बैठ जाएं, 100% आप करके आएंगे, बहुत अच्छे से मैंने इसमें क्लियर कराया है। अब हम आते हैं अपने बैंकों के प्रकार पे, टाइप्स ऑफ बैंक। देखिए इसको पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक में हम पढ़ेंगे कि भारत में कितने प्रकार के आपके क्या होते हैं, बैंक होते हैं, कितने प्रकार के बैंक हैं। तो देखिए एक तो आपका सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक आपका कौन सा है, जिसको हम केंद्रीय बैंक बोलते हैं, जिसका नाम आपका क्या है, आरबीआई। आरबीआई से तो आप भली भांति परिचित हैं, हालांकि देखा किसी ने भी नहीं है लेकिन जानते तो हैं, क्योंकि नोट आपने देखे हैं, नोट पे भारतीय रिजर्व बैंक लिखा रहता है, तो आप उसको समझते हैं कि आरबीआई जैसी कोई संस्था होती है। तो उसको पढ़ेंगे हम, आज नहीं कल की क्लास में इसको पढ़ेंगे। और कोऑपरेटिव बैंक आपके होते हैं, आपके क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, आपके कॉमर्शियल बैंक होते हैं, स्पेशल बैंक होते हैं, और आपके क्या होते हैं, पेमेंट्स बैंक आपके होते हैं, और आपके रीजनल आपके क्या होते हैं, रीजनल रूरल बैंक होते हैं। इतने तरीके के आपके बैंक्स होते हैं। तो कौन कौन से आपके बैंक, कोऑपरेटिव बैंक हो गए, सहयोगी बैंक हो गए, कॉमर्शियल बैंक यानी कि व्यावसायिक बैंक जिसमें आपके 2 तरह के होते हैं, पब्लिक सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक बोले तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, और आपके कौन से होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी निजी बैंक आपके होते हैं। और इनमें भी आपके क्या है, जो पब्लिक सेक्टर होते हैं उनमें आपका एक तो आपका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि एसबीआई है, और आपके क्या है, कुछ आपके नेशनलाइज्ड बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, तो ये दोनों ही होते हैं। और जो प्राइवेट बैंक होते हैं ना दोस्तों, उसमें आपके कुछ इंडियन बैंक होते हैं जो इंडिया के प्राइवेट बैंक हैं, जैसे आप एचडीएफसी को देखेंगे, एक्सिस बैंक को देखेंगे, आईसीआई बैंक को देखेंगे। और कुछ आपके फॉरेन बैंक होते हैं, विदेशी बैंक होते हैं, जैसे कि सिटी बैंक हो गया, एक आपका बार्कले बैंक हो गया, तो ये आपके क्या हैं, विदेशी बैंक हैं।
तो ये सारी चीज़ें हम आज आपको क्या है पढ़ाएंगे, और मैं आपको बता ही देता हूँ कि ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और ये जो आपकी क्या है, मैंने क्या बताया, यहाँ पे ये पेमेंट बैंक है, ये आपकी स्पेशल बैंक है। और ये जो स्पेशल बैंक हैं, क्या ये वाली जो स्पेशल बैंक हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है इनका डाटा। स्पेशल बैंक में हम नाबार्ड को पढ़ेंगे, एक्जिम बैंक को पढ़ेंगे, सेडबी को पढ़ेंगे, एनएसबी को पढ़ेंगे, और भी बैंक्स हैं, आईडीबीआई बैंक हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम पढ़ेंगे। सारी चीज़ों को आपको पढ़ाएंगे हम, एक एक चीज़, एक एक फैक्ट आपका बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे। और पेमेंट बैंक आप जानते हैं, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, एनएसडीएल पेमेंट बैंक हो गया, जियो पेमेंट बैंक हो गया। तो ये सारे पेमेंट बैंक्स हम पढ़ेंगे। फिनो पेमेंट बैंक हो गया, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। इंडिया में 6 पेमेंट बैंक आपके काम कर रहे हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक भी आपका एक पेटीएम पेमेंट बैंक भी आपका होता है, एक पेमेंट बैंक ही है। और रीजनल आपके ये भी हम पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये आपके क्या है, टाइप्स ऑफ आपके क्या है बैंक्स हैं। अब हम इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ये वाले कॉमर्शियल पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाला तो हम कल पढ़ेंगे और ये वाले हम बाद में पढ़ेंगे। हालांकि पेमेंट बैंक को हम आज ही पढ़ लेंगे, और बाकी जो बचे हुए बैंक हैं वो अगली क्लासों में कवर हो जाएंगे। लेकिन हम सबसे पहले कल की क्लास में आरबीआई को जरूर करेंगे, क्योंकि उसको बिना समझे इन बैंकों को पढ़ने का कोई मीनिंग बनता नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उससे रिलेट करती हैं। तो हम आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास में कॉमर्शियल बैंक पढ़ेंगे और आपके पेमेंट बैंक पढ़ेंगे। देखिए क्या है, वाणिज्यिक बैंक जिनको हम कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल बैंक, इनको व्यावसायिक बैंक भी बोलते हैं और वाणिज्यिक बैंक भी बोलते हैं। वाणिज्यिक या व्यावसायिक एक ही चीज़ होता है, बस नाम अलग अलग है। नाम अलग होने से चीज़ों का रुख अलग नहीं बदलता, चीज़ों की डिफिनेशन नहीं बदलती। अब क्या है, वाणिज्यिक बैंक जो हैं इनके हम क्या देखेंगे, ये जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं इनके कार्य क्या होते हैं, क्योंकि कार्य को समझेंगे ना तब हम इनको समझ पाएंगे कि ये कॉमर्शियल किस तरह से हैं। इनको कॉमर्शियल क्यों कहा गया है, व्यवसायिक क्यों कहा गया है, इनके कार्य को समझते हैं। तो इनके दो तरीके के कार्य होते हैं, एक तो इनके प्राथमिक या मुख्य कार्य होते हैं, और एक आपके इनके द्वितीय कार्य होते हैं, यानी कि सेकेंडरी इनके वर्क्स होते हैं। तो वो हम देख लेते हैं कि क्या होते हैं। देखिए इनके जो प्राथमिक कार्य है ना, इसमें दो कार्य आपके आते हैं। एक तो ये पैसे को जमा करते हैं, पैसे को जमा मतलब जैसे कि आपका एसबीआई में बैंक में खाता है, आपका बीओबी में बैंक में खाता है, हाँ सर है। आप क्या करते हैं, पैसे को जमा करते हैं ना, हाँ करते हैं ना, बिल्कुल हाँ सर करते हैं। और आप क्या करते हैं, कुछ लोग पैसे लोन भी लेते हैं, ब्याज पर लेते हैं, इंटरेस्ट पे लेते हैं, लोन भी लेते हैं, उधार लेते हैं बैंकों से। तो ये दो कार्य करता है, इसके दो ही आपके क्या है, जितने भी आपके वाणिज्यिक बैंक हैं। देखिए बैंक क्या होता है, एक वाणिज्यिक बैंक आप मान लीजिए, कोई भी बैंक मान लीजिए, बैंकों के सिर्फ आप दो ही काम होते हैं। क्या होते हैं, पैसे को जमा कराना और पैसे को लोन पे देना। क्या होता है, लोन को मतलब देना और डिपॉजिट को जमा कराना, एक्सेप्ट करना। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, एक्सेप्ट डिपॉजिट। ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं अपने आप को, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब हमने अगर बैंक में अपना पैसा जमा किया तो बैंक उसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ आप अपना जमा करिए। और अगर हमको लोन लेना है तो ये क्या है, आपको ग्रांट लोन, मतलब लोन आपको प्रोवाइड करेगा, लोन आपको देगा। तो दो ही काम होते हैं। अब पैसे जमा करना और पैसे उधार देना, ये दो काम बैंक के मुख्य कार्य होते हैं। ये प्राथमिक कार्य हैं दोस्तों, सेकेंडरी वर्क नहीं है, ये पहले काम है, यही इसके दो फंक्शन होते हैं। बाकी आपके बाद के फंक्शन आपके कौन कौन से हैं, ये वाले बाद के फंक्शन हैं। जैसे कि क्या, जिसने भी खाता खुलाया जाके आपका बैंक में, उसकी पासबुक को जारी करना, हाँ सर, चेकबुक उसकी जारी कराना, उसका एटीएम जारी कराना, नेट बैंकिंग उसको देना, उसका ओवरड्राफ्ट ओडी सुविधा उसको देना, ये इसके सेकेंडरी वर्क हैं। हालांकि आपको बैंक में जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं पता लगेगा कि इनका प्राथमिक और सेकेंडरी कार्य कौन सा है, लेकिन ये इनके द्वितीय कार्य, इनके पहले कार्य ये वाले होते हैं। अब इनको समझते हैं, जैसे कि डिपॉजिट को समझते हैं। कोई व्यक्ति है, मान लिया कि कोई ए व्यक्ति है, उसने अपना खाता किसी बैंक में खुलाया, वो गया अपने खाते में पैसे जमा करने, उसने मान लिया कितने रुपए जमा किए, 10,000 रुपये जमा किए। अब उस पर जो भी ब्याज दर हो, मान लिया 2.5% की ब्याज दर है सालाना, तो उसको कितने 250 रुपये उसको क्या है ब्याज में मिलेंगे। मान लिया कि साल में 250 रुपये आपके क्या है उसके ब्याज पे मिलेंगे। अब एक व्यक्ति और है जिसने क्या किया, बी नाम का एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, 10,000 रुपये बैंक से उधार ले लिए। अब बैंक ने भी क्या किया, यही 10,000 रुपये जो मैंने एक ए व्यक्ति ने जमा किए, वो उसने क्या किया, बी व्यक्ति को उठा के उधार में दे दिए। बैंक ने क्या किया, वही पैसे उधार में दे दिए, अपना नहीं दिया, वही दे दिया, ठीक है। अब उसने, बैंक ने क्या किया, उस पर 7.5% ब्याज लगा दिया कि आपसे हम 7.5% ब्याज लेंगे। यहाँ तो ये दे रहा है इसको और यहाँ इससे ले रहा है, तो 7.5% ब्याज जब लिया तो क्या किया, ये मतलब ऐसा नहीं बैंक का अपना कितना कितना ब्याज लेता है, वो अलग चीज़ है।
मैं एक आपको क्या है आइडिया दे रहा हूँ। तो उसने 700 रुपये उसके बने जाके उस व्यक्ति से, कितने रुपए बने जाके 700 रुपये ब्याज लेगा वो, और इधर उसको देना कितना है ब्याज उसको 250 रुपये। तो बैंक का प्रॉफिट जो निकल के आया वो कितना है, बैंक प्रॉफिट निकल के कितना है 700 माइनस 250, यानी कि 500 रुपये आपका बैंक का आपका प्रॉफिट निकला, यानी बैंक की कमाई कितनी हो गई 500 रुपये। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं, साख निर्माण बोलते हैं। यानी कि बैंक से पूछा जाता है, आरबीआई पूछती है आपकी साख निर्माण कितनी हुई है, आपने कितना क्रेडिट क्रिएशन किया है। तो यही क्रेडिट क्रिएशन होता है। बैंक किसी का पैसा अपने पास जमा करता है, किसी को बैंक उधार देता है, और उन दोनों के बीच का जो कमाई होता है ना, उसके बीच में जो डिफरेंशिएट निकलता है, उनका जो प्रॉफिट निकलता है बैंकों का, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन। कितना पैसे का निर्माण किया है बैंक ने, कितना जनरेट किया है बैंक ने, और इसी से वो क्या करते हैं, इसी 500 रुपये से जो निकला है, मतलब इसी से वो अपने कर्मचारियों की सैलरी को देंगे, इसी से अपना मैनेजमेंट करेंगे, इसी से अपना डेकोरेशन करेंगे, सारा कुछ इसी से होगा, इसी 500 रुपये की कमाई से। अब ये 500 रुपये से आप समझते हैं सैलरी कैसे निकली। ऐसा 500 एक आइडिया है, एक उदाहरण है। बहुत पैसा आपका बैंक में होता है, बहुत सारा पैसा जमा होता है, बहुत सारा पैसा लोन पे जाता है, और बैंक का यही काम होता है। तो ये आपका क्या हो गया, इनका कार्य हो गया। आपको भली भांति समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं भी समझ में आया है तो एक बार फिर से आप, गुजारिश है कि आप फिर से इतनी चीज़ देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब देखिए जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, ये जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं सभी, देखिए क्या लिखा है मैंने, सभी, ऑल यानी कि सभी वाणिज्यिक बैंक, जितने भी आपके कॉमर्शियल बैंक होते हैं, ये चाहे वो आप प्राइवेट वाले हों चाहे पब्लिक वाले, क्या पब्लिक हों या प्राइवेट हों, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हों चाहे प्राइवेट सेक्टर के आपके बैंक हों, सभी आपके कॉमर्शियल बैंक पे एक नियम लागू होता है। क्या नियम है, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1949 के तहत इनको क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, विनियमित किया जाता है। मतलब ये जितने भी बैंक हैं इनका एक एक्ट बना हुआ है। कौन सा एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1949, और उसी एक्ट के थ्रू ये सारे बैंक आपके काम करते हैं। उसी के कानून, उसी के नियम को मद्देनज़र रखते ये सारे के सारे बैंक आपके काम करते हैं। जो भी उनके लिए उसमें नियम दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। तो ये बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के तहत सारे कॉमर्शियल बैंक आपके क्या हैं, विनियमित होते हैं। आपको समझ आया होगा शायद, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन रहती है तो क्लास को दोबारा देख लेना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके वाणिज्यिक बैंक हैं, ये जो कॉमर्शियल बैंक हैं, अब ये मैंने आपको बताया, ये एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं यानी कि सार्वजनिक बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, और दूसरे आपके क्या होते हैं, आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक, जिनको मैंने निजी बैंक लिख दिया है। अब इनको समझते हैं, निजी बैंक क्या होते हैं और प्राइवेट बैंक क्या होते हैं, सरकारी बैंक क्या होते हैं और आपके प्राइवेट बैंक क्या होते हैं। आप भली बात इनसे परिचित है, एसबीआई से आपको पता है सरकारी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा आपको पता है सरकारी बैंक है, आपको पता है एचडीएफसी एक प्राइवेट बैंक है, आपको पता है कि आपका आईसीआई एक प्राइवेट बैंक है, आप जानते हैं कि एक्सिस बैंक एक प्राइवेट बैंक होता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि कोई भी एक्सिस बैंक हो या कोई भी बैंक हो, वो प्राइवेट या पब्लिक कैसे बनता है। देखिए कोई भी बैंक हो, हम पहले इसको समझते हैं, हमने पिछली क्लास में इसको बताया है लेकिन फिर भी समझते हैं। क्या है, कोई भी बैंक है, मान लिया कि एसबीआई है, तो एसबीआई में क्या है, 51% या उससे अधिक की हिस्सेदारी जो है ना वो गवर्नमेंट की रहती है। सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक की होती है। कैसे सर, फिर से समझाइए ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा ये 100 रुपये हैं, 100 रुपये में से क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, दो पार्ट कर दिए। अब उसमें 51 रुपये मैंने क्या कर दिए, सरकार के लगे हैं। मतलब ये जो बैंक है जिसमें 100 रुपये लगे हैं तो 51 रुपये सरकार ने लगाए हैं। बाकी जो 49 रुपये बचे हैं वो किसने लगाए, किसी भी प्राइवेट व्यक्ति ने लगाया। मान लिया कि मैंने लगा दिए हैं, और ये 51 रुपये किसने लगा दिए हैं, सरकार ने लगा दिए हैं। तो ये बैंक जो कहलाएगा ना, ये बैंक कहलाएगा आपका पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाएगा, यानी कि सार्वजनिक बैंक कहलाएगा। और इधर आप लोग देखिए प्राइवेट सेक्टर में, आप देखिए इधर क्या होगा, यहाँ पे 51% या उससे अधिक, 51 से कम नहीं होना चाहिए, उससे अधिक हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। 51% से अधिक की जो हिस्सेदारी है वो किसी निजी व्यक्ति की होनी चाहिए, यानी कि प्राइवेट पर्सन की होनी चाहिए। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति, जैसे कि कोई भी व्यक्ति लगा सकता है, जैसे कि अंबानी कोई बैंक खोल दे या कोई भी व्यक्ति बैंक खोल दे, तो उसमें अगर उसकी जो आपकी शेयरधारिता है, अंशधारिता है, हिस्सेदारी है,
अगर 51% प्लस है तो वो बैंक प्राइवेट बैंक कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने दोनों चीज़ों आपको समझा दी हैं। जिसमें 51% सरकार का हिस्सा है वो सरकारी बैंक है, जिसमें 51% आपका प्राइवेट व्यक्ति का हिस्सा है वो प्राइवेट बैंक है। बस सीधी सीधी बात है। अब हमारे यहाँ पे जो सरकारी बैंक हैं वो कितने हैं? 12 आपके सरकारी बैंक हैं। 12 आपके क्या हैं? सरकारी बैंक हैं, जिनमें आपका एक SBI है और बाकी आपके 11 आपके क्या है? नेशनलाइज्ड यानी कि राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। इनको आप याद रखना, 11 आपके क्या है? नेशनलाइज्ड बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, और एक आपका क्या है? SBI है। और टोटल मिला के देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक आपके कितने हैं? 12 आपके बैंक हैं। लेकिन अगर नेशनलाइज्ड बैंक देखे जाएँ तो 11 बैंक हैं। मैंने पिछली क्लास में नेशनलाइज्ड को लेके बहुत अच्छे से समझाया है। 2 चरणों में इनका नेशनलाइजेशन हुआ है, मैंने पूरा डिटेल में बताया है। आप लोग जाइए क्लास को देखिए जाके। और अब इधर आइए लोगों, प्राइवेट बैंक। प्राइवेट मैंने बताया कि प्राइवेट में भी आपके 2 तरह के प्राइवेट होते हैं, भारतीय एक तो प्राइवेट, एक आपके क्या है? विदेशी बैंक। एक तो भारतीय बैंक, एक आपके विदेशी बैंक। अब भारतीय बैंक आपके कौन से हैं? जिनका रजिस्ट्रेशन भारत में हुआ है, जिनका हेडक्वार्टर भी भारत में है, और जिनकी ब्रांचें भी आपकी क्या हैं? भारत में। जैसे HDFC हो गया, ICI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इनकी भारत में ही ब्रांचें हैं और भारत में ही आपका क्या है? रजिस्ट्रेशन है, और भारत में ही इनका हेडक्वार्टर है। और ये जो जितने टॉप ग्रेड के, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं ना प्राइवेट, उनका सबका हेडक्वार्टर मालूम कहाँ पे है? मुंबई में है। जैसे HDFC एक बड़ा बैंक है, ICI एक बड़ा बैंक है, एक्सिस बैंक एक बड़ा बैंक है। तो इनके सबके जितने भी टॉप लेवल के बैंक होंगे ना, आप तुक्का भी लगा देंगे ना तो मुंबई में ही उनका हेडक्वार्टर बैठेगा। आप चेक कर लीजिए, मैंने इनका लिखा नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने, लेकिन आप चेक करना जाके, इनका सारा का सारा जो हेडक्वार्टर निकलेगा ना वो मुंबई निकलेगा, क्योंकि ये बड़े लेवल के बैंक हैं तो उनका हेडक्वार्टर मुंबई में होगा। अब जो आपके विदेशी बैंक हैं, ये वो बैंक हैं जो आपके 1991 के बाद आपके भारत में आए हैं, क्योंकि 1991 के बाद ही भारत ने क्या है? जो ग्लोबल मार्केट है ना उसमें कदम रखा था। जब आप पढ़ते हैं ना जो 1991 के जो रिफॉर्म आते हैं, LPG रिफॉर्म, तो उसमें ही आपका क्या है? भारत ने क्या है? अपनी इकोनॉमी को है वर्ल्ड लेवल पे लेके गई थी, तभी विदेशी बैंकों की भारत में एंट्री होती है। और विदेशी बैंक क्या होते हैं? जिनका रजिस्ट्रेशन विदेश में हो, हेडक्वार्टर भी विदेश में हो, लेकिन ब्रांच कहाँ हो? इंडिया में हो, वो आपके विदेशी बैंक कहलाते हैं। जैसे कि आपका सिटी बैंक है, बार्कले बैंक है, एबियन बैंक है, एक आपका कैनबरो बैंक है, कुछ ऐसे करके है। तो ये सारे के सारे बैंक आपके क्या होते हैं? प्राइवेट बैंक होते हैं, जो कि 1991 के बाद आपके भारत में खोले गए थे। तो ये आपको पता होना चाहिए भली भांति, और बहुत अच्छे से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे आइए। अब जो भारतीय निजी बैंक है, मैंने अभी ये निजी बैंक बताए ना, ये वाले आपके निजी बैंक, इनको मैं बताता हूँ कि जो भारतीय निजी बैंक है उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। क्या है? जो भारतीय निजी बैंक हैं वो भी आपके 2 तरह के, एक तो आपके पुराने बैंक हैं और एक आपके क्या है? नए बैंक हैं जो बाद में खोले गए हैं। पुराने और नए बैंक 2 तरीके के भारत में आपके क्या हैं? बैंक हैं। तो ये 2 तरीके के बैंक आपके होते हैं। जो भारतीय आपके निजी बैंक हैं वो आपके 2 तरीके के हैं, एक तो पुराने बैंक हैं और एक आपके क्या हैं? नए बैंक हैं। तो जो पुराने बैंक हैं और जो नए बैंक हैं वो कैसे हमको पता लगेगा कि पुराने हैं या नए हैं? देखिए, जो पुराने बैंक हैं वो आपके क्या हैं? ऐसे बैंक जिनकी स्थापना 1990 से पहले की है, मतलब 1990 से जो पहले के ही बैंक थे, क्योंकि भारत में नेशनलाइजेशन भी हुआ बैंकों का, लेकिन सभी बैंकों का थोड़ा ना हुआ। आपको पता है आज के दौर में 11 आपके नेशनलाइज्ड बैंक हैं भारत में, तो और भी तो बैंक भारत में काम कर रहे होंगे जो प्राइवेट भारत के ही बैंक हैं, और जो 1990 से पहले बने होंगे, जो कि बहुत पुराने बैंक होंगे। तो उनका जो नेशनलाइजेशन है नहीं हुआ, तो वो आपके पुराने बैंक जो हैं, जो 1990 से पहले के पुराने बैंक हैं, वो जो भारत में काम कर रहे हैं वो पुराने बैंक हो गए। और जो बैंक 1991 के बाद में स्थापित हुए, ऐसे बैंक जिनकी स्थापना 1990 के बाद हुई, वो आपके नए बैंक कहलाएंगे। बस इतना आपको मतलब स्टेटमेंट में आ सकता है कि भारतीय निजी बैंक में पुराने बैंक कौन से बैंक हैं, तो ऑप्शन में होगा 1990 के बाद के या 1990 के पहले, तो आपको पता होना चाहिए। अब जो भारतीय विदेशी बैंक हैं, देखिए ये तो मैंने आपको समझा दिया। आप देखिए यहाँ पे देखिए एक टर्म है भारतीय बैंक जो विदेशों में है, मतलब इंडियन बैंक इन एब्रोड। कुछ भारतीय बैंक भी तो ऐसे हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं, भारतीय बैंक भी तो विदेशों में काम कर रहे हैं, उनको भी समझ लीजिए। भारत के कई वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक, जैसे कि प्राइवेट हों या वो आपके निजी बैंक हों, वो आपके विदेशों में काम कर रहे हैं। भारत के कई बैंक ऐसे हैं जो प्राइवेट हैं और आपके सार्वजनिक भी हैं और वो विदेशों में काम कर रहे हैं। ठीक है सर,
ये दोनों ही तरीके के आपके काम करने हैं, दोनों ही तरीके के आपके बैंक हैं। कॉमर्शियल में आपके दोनों ही आते हैं, प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही आते हैं, और दोनों ही तरीके के आपके, जैसे एसबीआई की आप ब्रांच देख लें तो विदेशों में भी आपको एसबीआई की ब्रांच मिल जाएगी, चाइना वगैरह में मिल जाएगी। ऐसे ही आप एक्सिस बैंक की, एचडीएफसी बैंक की विदेशों में आपकी क्या है ब्रांचेस मिल जाएंगी। तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जो विदेशों में भारत के बैंक काम कर रहे होते हैं। क्योंकि भारत में जब विदेशी बैंक काम कर सकते हैं तो भारत के बैंक विदेशों में काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अब कुछ होते हैं अनुसूचित बैंक, यानी कि शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, जिनको किसी सूची में बद्ध कर दिया गया है, मतलब किसी चीज़ के अंदर, मतलब उनको लिस्टेड कर दिया गया है। कैसे, आरबीआई जो एक्ट है ना 1934, क्योंकि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ही आरबीआई की स्थापना होती है। अब आरबीआई एक्ट में क्या है, एक अनुसूची है 2, क्या है, अनुसूची 2 है, और उस अनुसूची 2 में कुछ बैंक शामिल हैं। जो भी बैंक इस सूची में शामिल हैं उनको शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। उस शेड्यूल में आपके जो भी बैंक हैं उनको शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। तो जो भी बैंक शामिल हैं, जैसे कि, और इनको मैं बताता हूँ, ये जो अनुसूचित बैंक हैं, जो कि आरबीआई की जो एक्ट है 1934 की अनुसूची 2 है, उसमें जो बैंक शामिल हैं उनके बारे में क्या कहा गया है कि उनकी, वही बैंक उसमें शामिल हो सकते हैं जिनकी पेडअप कैपिटल, पेडअप कैपिटल बोले तो प्रदत्त पूंजी, प्रदत्त पूंजी बोले तो आपकी कौन सी होती है, पेडअप कैपिटल, जो पूंजी आपने उसमें क्या है लगा रखी है, जो आपने उसमें लगा दी है, जो भी पूंजी आपने लगा दी है, पेड कर दी है मतलब, और जो आपकी जमा पूंजी है, मतलब आपने जो लगा दी है और जो आपके पास जमा पूंजी है, अगर वो 5 लाख से क्या है कम नहीं होनी चाहिए, तो वो आपके क्या हो गए, शेड्यूल बैंक हो गए। उनकी क्या है 5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, तो वो आपके शेड्यूल बैंक होते हैं। और ये जो हैं, इनकी ये बात, इनको क्यों इनको शेड्यूल में रखा गया है, ताकि ये ग्राहकों के साथ क्या है कुछ भी अहित ना कर सकें, ग्राहकों का अहित ना कर सकें, इसलिए इनको शेड्यूल्ड बैंक में रखा गया है। यानी आरबीआई की इन पे एक तरीके से पकड़ है, आरबीआई इन पे अपना क्या है कंट्रोल किए हुए है कि आप कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी चैन, आपकी जो गर्दन में जो चैन बंधी है ना वो मेरे हाथों में है, तो ये कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। और लेकिन इनको कुछ लाभ भी होते हैं, इसीलिए इनको कुछ फ़ायदे भी होते हैं आरबीआई से। कैसे, आरबीआई इनको सस्ती दरों पर क्या करता है, सस्ती दरों पर आपका कर्ज यानी लोन, उधार वगैरह दे देता है। और आरबीआई के क्लियरिंग हाउस में इनको ऑटोमेटिक सदस्यता भी मिल जाती है। एक होता है आरबीआई का क्लियरिंग हाउस, तो उसमें इनको सदस्यता मिल जाती है। तो ये शेड्यूल बैंकों के इनके लाभ ये हैं, 5 लाख से इनकी कम कैपिटल नहीं होनी चाहिए, पेड और प्लस जमा पूंजी। अब कुछ होते हैं आपके गैर शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, मतलब सर जिनका आरबीआई की अनुसूची 2 में जिक्र ही नहीं है, मतलब जो आरबीआई एक्ट है 1934 और उसकी जो सूची है अनुसूची 2 उसमें ये शामिल नहीं है। और ये वो बैंक हैं दोस्तों, ये बैंक अपना जो कैश रिजर्व रेशियो है, नकद आरक्षित अनुपात है, आरबीआई के पास नहीं रखते हैं। एक हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये सीआरआर ये वगैरह सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कैश रिजर्व क्या होता है। एक ऐसा, मतलब जो इनके पास कैपिटल होती है बैंकों की, तो उनकी एक ऐसा हिस्सा होता है जो आरबीआई के पास रखना पड़ता है, और ये वो नहीं रखते हैं, इसीलिए इनको गैर शेड्यूल्ड कहते हैं, जो कि अनुसूची 2 में शामिल नहीं है। तो आरबीआई इन्हें ऋण भी नहीं देता है, फिर इनको आरबीआई क्यों ऋण दे, इनको आरबीआई इनको क्या है ऋण नहीं देता है। लेकिन ये आरबीआई के ऋण नहीं देता आरबीआई, लेकिन आरबीआई का कंट्रोल इन पे रहता है। ऐसा नहीं है कि आरबीआई इन पे कंट्रोल नहीं करेगा, आरबीआई इनको ऋण नहीं देगा, आरबीआई इनको कंट्रोल जरूर करेगा, परंतु आकस्मिक स्थिति में इनको ऋण दे भी सकता है। बहुत ऐसी कंडीशन आ गई है कि अब मामला संभल नहीं रहा है, तो इनको फिर क्या है ऋण इनको देगा, कोई ना कोई तो देगा, तो आरबीआई इनको ऋण दे देता है। अब कुछ होते हैं आपके विभेदीकृत बैंक, कौन से दोस्तों, विभेदीकृत, जिनको हम बोलते हैं डिफरेंशिएट बैंक, डिफरेंशिएटेड बैंक। मतलब सर क्या हुआ, इनका बैंक क्या हुआ, कुछ ऐसे बैंक हैं जिन्हें आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी कर दी है, एक दिशा निर्देश आपका जारी करते हुए उनकी स्थापना कर दी है, और उनको लघु बैंक के रूप में रखा है, मतलब उनको स्मॉल बैंक के रूप में रखा है। तो ऐसे भी बैंक हैं जिनको आरबीआई ने एक गाइडलाइन के, मतलब किसी एक्ट के द्वारा नहीं, एक मतलब ऐसे ही नॉर्मल एक गाइडलाइन निकाल दी, एक दिशा निर्देश अपना जारी कर दिया और इन बैंकों की स्थापना कर दी, जिन्हें लघु बैंक के रूप में स्थापित किया गया। क्या है, लघु बैंक यानी स्मॉल बैंक के रूप में स्थापित आपका क्या है किया गया है। अब एक आपके होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक भी होते हैं, वो तो मैं अभी इसमें नहीं पढ़ाऊँगा। अब इनका मूल उद्देश्य क्या है, इन बैंकों का मूल उद्देश्य क्या है, जो अनसर्व्ड एरिया है ना,
ऐसा क्षेत्र जहां बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध ही नहीं है उसको अनसर्व्ड एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनसर्व्ड एरिया। ऐसा क्षेत्र जहां बैंक सेवा उपलब्ध ना हो उसको अनसर्व्ड एरिया बोलते हैं। और ये वहाँ पे अपनी क्या है सुविधाएं देते हैं, वहाँ पे अपनी क्या है सेवाएं प्रस्तुत करते हैं। और ये अपना 75% धन जो है उसी एरिया में लगाते हैं, जैसे कि सीमांत किसानों को ऋण देना, छोटे उद्योग जो खोलते हैं लोग उनको ऋण देना, 75% आपका इसी में ये ऋण देते हैं वगैरह वगैरह। तो ये विभेदीकृत बैंक होते हैं, डिफरेंशिएटेड बैंक होते हैं, इनको आप जरूर याद रखना। आगे बढ़ते हैं, पेमेंट बैंक, इनको समझते हैं। क्या है दोस्तों पेमेंट बैंक? बहुत अच्छे से समझेंगे इन पेमेंट बैंक्स को, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। आप शायद आप लोगों का खाता है एयरटेल पेमेंट बैंक या आपका पेटीएम पेमेंट बैंक में किसी में भी हो, आपको पता होगा, लेकिन आपको उनके बारे में जानकारी तो है नहीं। अभी आपको जानकारी मिल जाएगी। पेटीएम बैंक, पेमेंट बैंक, ये क्या होते हैं? देखिए पेमेंट बैंक इनको क्या बोलते हैं? भुगतान बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुगतान बैंक। देखिए समझिए, इनके दो टाइप, मतलब ये इनका मतलब पूरा फंडा समझिए। ये जो बैंक होते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक, इनका क्या होता है? ये मांग जमा केवल एक्सेप्ट करते हैं। मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट को केवल स्वीकार करते हैं। सर ये कैसा टर्म आपने बोल दिया, मुझे तो समझ ही नहीं आया। अभी समझाते हैं भाई, अभी समझाएंगे। और ये सावधि जमा यानी कि टर्म डिपॉजिट को स्वीकार नहीं करते हैं। टर्म डिपॉजिट इसमें नहीं चलता है। अब इधर जो मैंने ये सारा डाटा लिख रखा है, ये वाला यहाँ पे सारा का सारा नहीं में है, इधर का सारा सारा आपका यस में है। देखिए समझिए, ये डिमांड डिपॉजिट को केवल एक्सेप्ट करते हैं। सर डिमांड डिपॉजिट क्या? जैसे कि आप इसमें पैसे अपने जमा कर सकते हैं, आप इसमें से पैसे अपने निकाल सकते हैं। मतलब आपकी डिमांड पे आपका क्या है, आप जमा भी कर सकते हैं, आपकी डिमांड है तो जमा भी करेंगे, आप चाहेंगे तो निकाल भी सकेंगे। इसी को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, मांग जमा कहते हैं। और सावधि जमा क्या होती है? जैसे कि आपने 10 साल के लिए आपका क्या किया, आरडी खोल दी, एक एफडी फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो ये इसमें नहीं होता है। देखिए यहाँ पे जो सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ये तो खोले जा सकते हैं। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट आप खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आरडी और एफडी जैसे अकाउंट आप नहीं खोल सकते हैं। समझ आया ना? आरडी और एफडी फिक्स डिपॉजिट और रिकॉर्डिंग आपका क्या होता है, मुझे वर्ड का उच्चारण नहीं आ रहा है। आपका आरडी होता है, रिकॉर्डिंग डिपॉजिट आपका होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन आप समझिए। और इसमें जो है डिपॉजिट की जो लिमिट है ना दोस्तों, कितनी है? आप पहले तो 1 लाख थी, लेकिन अब आपकी बताते हैं कि 2 लाख तक कर दी गई है। 2 लाख रुपए तक आप पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, जो भी पेमेंट बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हैं, उनमें आप 2 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। धीरे धीरे आप क्या ये अपना लेन देन कर सकते हैं। और ये क्या है, अपना एटीएम भी ये जारी करते हैं। एटीएम कौन सा? डेबिट कार्ड देते हैं। और ये क्रेडिट कार्ड नहीं देते हैं। क्रेडिट कार्ड क्योंकि ये लोन नहीं देते हैं, ये लोन भी नहीं देते हैं। यहाँ पे लोन भी नहीं मिलता है, और लोन यहाँ पे नहीं मिलता है तो लोन भी नहीं मिलेगा, तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी तो एक लोन ही होता है ना, एक तरीके का लोन ही होता है। तो ये यहाँ वाली चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। अब ये जो पेटीएम पेमेंट, मुझे पेटीएम ही क्यों आ जाता है, मतलब जो पेटीएम बोलता हूँ, पेटीएम बोलता हूँ, ये पेमेंट बैंक जो होते हैं ना, ये जो पेमेंट बैंक होते हैं, इनकी ओपन प्रोसेस क्या होती है? मतलब ये अगर कोई व्यक्ति एक पेटीएम मुझे क्यों आ रहा है बार बार, पेमेंट बैंक को स्थापित करना चाहता है, जैसे कि एयरटेल ने अपना पेमेंट बैंक स्थापित किया, तो उसके लिए कुछ तो रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने जारी की होंगी, कुछ तो आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की होंगी। तो वो क्या होंगी? कोई भी आपका पेमेंट बैंक अगर बनना चाहता है तो उसके लिए 100 करोड़ मतलब 100 करोड़ की कैपिटल उसको रिक्वायर होगी। मतलब 100 करोड़ उसकी पूंजी क्या है, उसके पास होना चाहिए। 100 करोड़ की पूंजी आवश्यक रूप से होना चाहिए। और उसको अपनी जो ब्रांचेज हैं 25% ब्रांच उसकी क्या होनी चाहिए, रूरल एरियाज में होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में उसको 25%, मतलब उसने 100 बैंकें खोली हैं अगर किसी भी आपका पेटीएम, किसी भी पेमेंट बैंक ने, तो उसको 25 बैंकें ग्रामीण क्षेत्रों में खोलनी पड़ेंगी और बाकी 75 आपकी अर्बन यानी कि शहरी इलाकों में खोलनी पड़ेंगी। और ये जो पेटीएम जो पेमेंट बैंक है ना, ये जो पेमेंट बैंक हैं, ये किसकी सिफारिश समिति आई थी, किस कमेटी की सिफारिश आई थी जिस पे इनको क्या है खोला गया था? तो ये दोस्तों एक सिफारिश आई थी नचिकेत मोर कमेटी। कौन सी? नचिकेत मोर कमेटी आई थी, नचिकेत मोर समिति आएगी, उसकी सिफारिश पे इन पेमेंट बैंक्स को खोला गया था। अब यहाँ पे देखिए प्रमुख मैंने पेमेंट बैंक्स आपके लिख रखे हैं।
और उनकी डेट भी लिख रखी है। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कौन सा बैंक पहले खुला है, कौन सा बैंक बाद में खुला है। आपको ये नहीं याद रखना है वो किस डेट में खुला है, बस ये याद रखना है कौन सा कब खुला है, कौन सा बाद में खुला है। तो सबसे पहला आपका जो पेमेंट बैंक है वो एयरटेल पेमेंट बैंक है, जो कि जनवरी 2017 में खोला गया था। उसके बाद फिनो पेमेंट बैंक आया, जो कि अप्रैल 2017 में खोला गया। फिर आपका एक बैंक आया पेटीएम पेमेंट बैंक, जो कि नवंबर यानी कि 28 नवंबर 2017 में उसका ओपनिंग हुआ। फिर आपका जियो पेमेंट बैंक 3 अप्रैल 2018 को इसकी ओपनिंग होती है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खोले गए। फिर एनएसडीएल पेमेंट बैंक 29 अक्टूबर 2018 को एनएसडीएल पेमेंट बैंक खोला गया। तो भारत में अभी 6 पेमेंट बैंक आपके क्या है काम कर रहे हैं। अब आप इनको बखूबी याद रख सकते हैं बहुत अच्छे से। मैंने ये सारी चीज़ें आपको क्या है, देखिए मैंने क्या क्या चीज़ें आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ये सारा कुछ जो मसाला मैंने आपको पढ़ाया है। अब इसमें मैंने ये सारी चीज़ें वाणिज्यिक बैंक और वाणिज्यिक में आपके ये वाले पब्लिक और प्राइवेट मैंने बताया। आपको मैंने क्या है पुराने और नए बैंक बताए, भारतीय बैंक जो विदेशों में काम कर रहे हैं, अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक, विभेदीकृत बैंक और आपके पेमेंट बैंक आपको पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको पढ़ाई हैं। और आज की क्लास आपको कैसी लगी है ये आप लोग ही हमें बताएंगे। और मैं आपको बताता हूँ जिन लोगों को भी हमारी पीडीएफ चाहिए है ना, पीडीएफ का मैंने आपका जो लिंक है ना, पीडीएफ का जो लिंक है ना, पीडीएफ का लिंक मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। वहाँ से आप उसको परचेज कर सकते हैं, जो कंप्लीट पीडीएफ होती है ना वो परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छी पीडीएफ्स मैं बनाता हूँ, तो उनको आप परचेज करके प्रिंट आउट ले लेते हैं ना, तो आपकी स्टडी इतनी आसान हो जाएगी, मतलब कुछ कहना ही नहीं आपको। बहुत आपकी सारी चीज़ें बहुत नॉर्मली हो जाएंगी, बहुत अच्छे से आप सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये क्लासें आप ज़रूर देखना, जो पीछे की मेरी क्लासें हैं बहुत अच्छी क्लासें, ज़रूर देखना जाके दोस्तों। और फिर हम मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।